जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे साथ सीखने को कुछ नया। हम कर रहे हैं डोपिंग इन स्पोर्ट्स पार्ट 2। अभी इसमें आपको जानना है मेथड्स ऑफ डोपिंग, मतलब वो 3 तरीके डोपिंग के जो बैन हैं। क्या है? पहला, ब्लड डोपिंग और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन कैरियर्स का प्रयोग। ब्लड डोपिंग क्या है? इसमें एक खिलाड़ी के शरीर में अतिरिक्त रक्त डालकर उसकी क्षमता को बढ़ाया जाता है। ये 2 प्रकार की होती है, ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग और होमोलोगस ब्लड डोपिंग। ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग में एक खिलाड़ी अपने ही शरीर से लगभग 1 से 2 यूनिट खून प्रतियोगिता से 3 से 4 हफ्ते पहले निकलवा लेता है। उसके बाद वह खिलाड़ी बेहतरीन ट्रेनिंग और खुराक को फॉलो करता है ताकि अपने शरीर से खोया हुआ रक्त वापस प्राप्त कर सके। जो रक्त उसने कई हफ्तों पहले शरीर से निकलवाया था, उस रक्त को जमा कर रखता है, फ्रीज करके रखा जाता है। वह रक्त प्रतियोगिता से 1 से 2 दिन पहले अपने शरीर में वापस डाल लेता है, जिसके कारण उसके शरीर में रक्त की मात्रा पहले से अधिक हो जाती है, जो उसकी सहन शक्ति क्षमता को प्रभावित करती है, बढ़ा देती है। ये ऑटोलोगस था, खुद का खुद में। दूसरा, होमोलोगस ब्लड डोपिंग। होमोलोगस मतलब अपनी ही प्रजाति, इंसान है तो इंसान, जानवर है तो जानवर। होमोलोगस, इसके अंतर्गत एक एथलीट किसी दूसरे एथलीट का रक्त, मतलब ऐसा दूसरा एथलीट जो उसके ब्लड का मैच हो, उसका ब्लड ग्रुप मिलता हो, उसका रक्त सीधे तौर पर एथलीट अपने अंदर डालता है, जिससे एथलीट के शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ जाती है और उसका एंडोरेंस बढ़ जाता है। फिर है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन कैरियर्स। इनको हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर, HbOC, या परफ्लोरोकार्बन्स कहा जाता है। ये रसायन होते हैं या फिर अतिशुद्ध प्रोटीन होते हैं जिनमें ऑक्सीजन को ढोने की क्षमता होती है। इनका प्रयोग, देखो, इनके प्रयोग से भी एक खिलाड़ी के एंडोरेंस में वृद्धि होती है। मेडिकल यूज क्या है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन कैरियर्स का? जब कभी किसी मरीज के लिए किसी प्रकार की आपातकाल स्थिति होती है, मतलब ऐसी स्थिति जिसमें उसकी जान बचाने के लिए इतना समय भी नहीं होता कि ब्लड का क्रॉस मैच किया जा सके, पता लगाया जा सके कि ये किस ब्लड ग्रुप का है, ब्लड का टाइप पता लगाया जा सके, या कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति जिसका रक्त चढ़ाया जा सके वो उपलब्ध ना हो, समझे, या रक्त चढ़ाए जाने पर इन्फेक्शन की संभावना हो, बहुत ज़्यादा हो, या जब रक्त की उपलब्धता ना हो, उस स्थिति में इसका प्रयोग करके मरीज की जान बचाई जा सकती है। प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके प्रयोग से एक व्यक्ति के शरीर में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को ढोने की क्षमता विकसित हो जाती है, जिसके कारण उसकी सहन शक्ति बढ़ जाती है और वह पहले से अधिक लंबी दूरी तय कर सकता है। इसका प्रयोग लंबी दूरी के धावक जैसे मैराथन रनर्स या क्रॉस कंट्री रनर करते हैं, साइकिलिंग करने वाले करते हैं। साइड इफेक्ट क्या है ब्लड डोपिंग के? इसके कारण खून गाढ़ा हो जाता है, मतलब खून का गाढ़ापन बढ़ जाता है। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन अर्थात हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। पल्मनरी एम्बोलिज्म अर्थात पल्मनरी आर्टरी में ब्लॉकेज। ये ब्लॉकेज वसा के कारण हो सकता है, हवा के कारण हो सकता है, या किसी ब्लड क्लॉट के कारण हो सकता है। तो भाई किसी और का ब्लड अगर शरीर में चढ़वाया है और वो ब्लड बहुत पुराना है, भाई 1 महीने से लगा हुआ है फ्रीज़र में, और फ्रीज़र से निकाल के चढ़ाया गया या डायरेक्ट किसी अदर पर्सन का चढ़ाया गया है, तब भी संभावना है कि ब्लड में छोटे छोटे क्लॉट हों, छोटे छोटे जमा हुए टुकड़े हों, और वो जा कर के हार्ट की कोई आर्टरी ब्लॉक कर दें। तो उस कंडीशन में क्या होगा? हार्ट अटैक की संभावना बनेगी। सेरेब्रल एम्बोलिज्म अर्थात ऐसी किसी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाना जो मस्तिष्क को खून पहुंचाती है, लकवा मार सकता है, पैरालिसिस हो सकता है इंसान। सेरेब्रोवस्कुलर एक्सीडेंट अर्थात स्ट्रोक पड़ना, दौरे पड़ना। एलर्जिक रिएक्शन या फिर रक्त से होने वाली कोई ऐसी बीमारी जैसे HIV, हेपेटाइटिस आदि की संभावना होती है। भाई अपने ही जैसे किसी दूसरे मनुष्य का खून चढ़ा रहे हो, ब्लड ग्रुप सेम है, पर हो सकता है कि उसको अभी 2 महीने पहले हेपेटाइटिस की बीमारी रही हो, अभी वो ठीक हुआ हो, अब वो आपके शरीर में आएगा तो हो सकता है आपको वो दोबारा बीमारी बनने की संभावना हो, या उसको और भी ऐसी कोई बीमारी हो सकती है जो उसके रक्त में है, जो आपके शरीर में आकर आपको भी तकलीफ दे।
तो इसीलिए जब ब्लड डोपिंग करते हैं तो इस प्रकार की जो संभावनाएं हैं, दुष्प्रभाव है, वो बना रहता है। अगला है केमिकल एंड फिजिकल मैनिपुलेशन, अर्थात रासायनिक तौर पर या भौतिक तौर पर सैंपल को या फिर टेस्ट लेने वाले को बेवकूफ़ बनाना। समझो, इसमें ऐसे पदार्थ या तरीकों का प्रयोग किया जाता है जो कि यूरिन के सैंपल को बदल सके, जैसे कि टेस्टिंग के लिए किसी और के यूरिन सैंपल का प्रयोग करना, या एपीटेस्टोस्टेरोन या ब्रोमेंटीन का प्रयोग करना ताकि डोप टेस्ट में पकड़ा ना जा सके। कैथेराइजेशन करना, अर्थात किसी ट्यूब का उपयोग करके बाहर से साफ पानी यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचाना। समझ रहे हो ना, साफ पानी यूरिनरी ब्लैडर में होगा तब अगर कोई यूरिन का सैंपल देगा तो क्या होगा, यूरिन के सैंपल में केमिकल्स मिलेंगे ही नहीं, ड्रग्स मिलेंगे ही नहीं। यूरिन को बदल देना, व किसी और का यूरिन सैंपल दे देना, ये सभी तरीके प्रतिबंधित हैं। अगला है इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न, मतलब सीधा नसों में बाहर से निडल के ज़रिए कुछ भी, जो भी आपको ज़रूरत लगे वो डाल लेना। क्या है, ये भी एक प्रतिबंधित तरीका है। इसमें एक व्यक्ति फ्लूइड्स को सीधे तौर पर निडल या प्लास्टिक की ट्यूब के ज़रिए अपनी रक्तवाहिकाओं में पहुंचा लेता है डायरेक्टली। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि शरीर से अधिक मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स के निकल जाने के बाद उसका संतुलन तेज़ी से बनाया जा सके। भाई सपोज करो किसी ने डायूरेटिक्स लिया है, शरीर से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी निकल गया, इलेक्ट्रोलाइट्स निकल गए, अब इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन करना है तो पी के इतनी जल्दी मेंटेन तो होगा नहीं, बस लेट गया और निडल लगा ली, इलेक्ट्रोलाइट का पैकेट चढ़ा लिया। समझे, तो ये प्रतिबंधित हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे केमिकल और फिजिकल मैनिपुलेशन के तरीके हैं, जैसे मास्किंग एजेंट का प्रयोग करना। मास्किंग एजेंट प्रोबेंसिड, इसका प्रयोग करना। क्या है, ये प्रोबेंसिड किडनी से टेस्टोस्टेरोन के उत्सर्जन को रोक देता है। मतलब फिल्टर होगा ना, किडनी से फिल्टर होगा तभी तो यूरिन में मिलेगा सैंपल, पर ये किडनी से टेस्टोस्टेरोन को फिल्टर होने नहीं देगा, निकाल देगा, ताकि यूरिन सैंपल को बदला जा सके। और इस प्रकार के और भी बहुत सारे मास्किंग एजेंट हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, और ये सभी तरीके प्रतिबंधित हैं। साइड इफेक्ट क्या है, कई बार सुई एक दूसरे के साथ साझा करने के कारण कई प्रकार की संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बना रहता है। इंजेक्शन या कैथर लगाई जाने वाली जगह पर सूजन और जलन महसूस होती है। देखिए, अब आपको पढ़ना है सब्सटेंस बैन ड्यूरिंग कंपटीशन, प्रतियोगिता के समय प्रतिबंधित पदार्थों के बारे में जानना है। सबसे पहला है स्टिमुलेंट्स, यानी कि उत्तेजक पदार्थ। देखिए, कुछ स्टिमुलेंट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला एम्फीटेमाइन। क्या है, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करता है, थकान को कम कर देता है या देर से महसूस होने देता है, और अलर्टनेस यानी तत्परता बढ़ा देगा एक व्यक्ति की। मेडिकल यूज़ क्या है, इसका कई प्रकार से, मतलब कई रोगों के इलाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको हम कह सकते हैं चंचलता, चंचलता के इलाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नार्कोलेप्सी, यह एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल दशा होती है जिसमें रात को ठीक से नींद नहीं आती और दिन में बहुत अधिक नींद आती है, इसके इलाज में प्रयोग किया जाता है। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, इसमें जोड़ों और पेशियों में दर्द होता है, शारीरिक मानसिक थकान महसूस होती है, ऐसी स्थिति के इलाज में इसका प्रयोग होता है। प्रदर्शन पर प्रभाव, एथलीट्स इसका प्रयोग करते हैं ताकि थकान ना हो या कम हो, तत्परता बढ़ी रहे, और इसका उपयोग इसके अधिक साइड इफ़ेक्ट्स के कारण कम हो गया है। क्या है साइड इफ़ेक्ट्स इसके, एथलीट इसका आदी हो जाता है, मतलब फिर उसे लगता है कि अगर मैंने आज स्टिमुलेंट नहीं लिया, एम्फेटामाइन नहीं लिया, और मैं खेल में उतर रहा हूँ तो भाई मैं जीत नहीं पाऊँगा, मैं बेहतरीन नहीं दे पाऊँगा, ऐसा उसके मन में धारणा बन जाती है। और उसको फिर थोड़ी मात्रा में भी अगर दे दो तो उसको लगता है कि नहीं नहीं, मैंने तो खुराक ले रखी है, आज देख लूँगा सबको, तो वो कंडीशन रहती है। सेरेब्रल हेमरेज की संभावना बनी रहती है, अर्थात दिमाग की रक्तवाहिकाओं के फट जाने की संभावना। हाइपर टेंशन, इंसोम्निया अर्थात नींद में चलना, ट्रेमर्स अर्थात कंपन, शरीर में कंपन, ये सभी साइड इफ़ेक्ट्स महसूस होते हैं। डिजीनेस महसूस होता है, अर्थात चक्कर आना। एंजीना अर्थात हृदय में रक्त का प्रवाह कम होने से छाती में दर्द होना। उल्टी,
पेट दर्द, चिड़चिड़ापन, बेचैनी आदि महसूस होता है। देखिए अगला है इफेड्रा। यह एक वनस्पति है जो चीन और मंगोल के रेगिस्तान में पाई जाती है। इसका प्रयोग वेट लॉस सप्लीमेंट में किया जाता है। मेडिकल यूज़ क्या है देखिए, इसका प्रयोग वेट लॉस के लिए, अस्थमा को ठीक करने के लिए, सर्दी जुकाम आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रदर्शन पर प्रभाव, इसके नॉर्मल डोज से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हाई डोज लेने से एंडोरेंस एथलीट को अच्छा रिजल्ट मिलता है। इफेड्रा कैफीन के साथ मिलकर प्रदर्शन पर बहुत अच्छा प्रभाव देती है। इसका इफेक्ट थर्मोजेनिक होता है, थर्मोजेनिक अर्थात गर्मी उत्पन्न करने वाला, इसलिए यह हृदय दर को बढ़ा देता है। भाई शरीर में गर्मी पैदा करेगा तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ देता है, ब्रोंकियोल्स को फैला देता है, चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म को तेज कर देता है। साइड इफेक्ट क्या है इसके, हाइपरटेंशन, सीजर अर्थात मिर्गी के दौरे पड़ना, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन अर्थात हृदय की मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह रुक जाना, हाइपरथर्मिया अर्थात अधिक गर्मी महसूस होना, अरिदमिया अर्थात असामान्य हृदय दर, बताया था मैंने आपको पहले भी। तो ये सभी इसके साइड इफेक्ट होते हैं। अगला देखिए कोकेन। यह एरिथॉक्सिलोन कोका नाम के पौधे से प्राप्त होता है। इसका प्रयोग रिक्रिएशनल ड्रग्स के तौर पर किया जाता है। रिक्रिएशनल मतलब मनोरंजन। यह व्यक्ति में यूफोरिया यानी उत्साह की भावना पैदा करता है, जो कि इस ड्रग्स के असर के कम होने के बाद तनाव और घबराहट में बदल जाती है। देखिए ना संजू मूवी, यही होता है ना, ड्रग्स का असर जब तक है तब तक बहुत खुशी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ड्रग्स का असर कम होने के बाद टेंशन, तनाव, डिप्रेशन और चाहिए कहीं से भी लाओ, वो स्थिति हो जाती है। मेडिकल यूज़ क्या है इसका, इसका प्रयोग आंख और नाक की सर्जरी में एक एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है, सुन्न करने वाली दवाई। प्रदर्शन पर प्रभाव क्या पड़ता है, इसका प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और प्रभाव के लिए अधिक डोज लेने पर संतुलन खराब हो जाता है, गुस्सा और आक्रामकता बढ़ जाती है। देखा होगा ना आपने, नशा करने वालों को समझ नहीं आता, उसको कोकेन या हेरोइन इन चीज़ों का नशा करने वालों को फिर उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर करना क्या है। लड़ाई करना, झगड़ा करना, खून करना, कुछ भी संभव है। साइड इफेक्ट क्या है, इसके बार बार प्रयोग करने से टैचिफिलैक्सिस हो जाता है, अर्थात ड्रग्स के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया कम हो जाती है। मतलब पहले तो थोड़ा सा एक चम्मच से काम चल रहा था, फिर महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद अब ऐसा हो गया कि शरीर एक चम्मच से कुछ मानता ही नहीं, अब उसको खुराक ज़्यादा चाहिए। जैसे एक दारू पीने वाले को होता है, पहले थोड़े से काम चल जाता है, लेकिन फिर जब वो पुराना आदी होता है तो कहता है भाई इतने से क्या होगा, इतने से तो मुझे कुछ होगा ही नहीं। वही कंडीशन आ जाती है, उसी को बोलते हैं टैचिफिलैक्सिस। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, अरिदमिया, सेरेब्रल हेमरेज, सीजर, कन्फ्यूजन, पेरोनिया अर्थात पागलपन, और डेलीरियम अर्थात प्रलाप मतलब रोना, कभी हंसेगा कभी रोएगा, समझ ही नहीं आएगा, दिमागी हालत का खराब हो जाना, ये सब होता है इसमें साइड इफेक्ट में। ये ऊपर जितने भी शब्द इंग्लिश में हैं इनको ऊपर अभी मैंने एक्सप्लेन किया। फिर देखिए कैफीन। यह एक मध्यम स्तर का डायूरेटिक होता है, डायूरेटिक और उत्तेजक होता है। लगभग 60 विभिन्न प्रकार के पौधों में पाया जाता है। यह चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट और कई प्रकार के कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पे पाया जाता है। 2004 तक यह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित था वाडा द्वारा, लेकिन अब इसे निश्चित मात्रा में उपयोग करने की अनुमति दे दी गई है। वह मात्रा है 12 माइक्रोग्राम प्रति लीटर, जो कि 6 से 8 कप कॉफ़ी में पाई जाती है, जो कि 600 से 800 मिलीग्राम के बराबर होती है। ये 2 से 4 कप अर्थात 200 से 400 मिलीग्राम पर ही प्रदर्शन प्रभाव देने लगती है, प्रदर्शन को बेहतर बनाने लगती है। इसका प्रभाव शरीर में 48 घंटों तक रहता है। वाडा द्वारा इसे अभी भी सीमित मात्रा में प्रयोग के लिए अनुमति दी हुई है। प्रदर्शन पर प्रभाव क्या है, कैफीन 30 मिनट से 120 मिनट के अंतर्गत शरीर में निम्नलिखित प्रभाव देने लगता है। क्या, इसमें मांसपेशियों की संकुचन क्षमता बढ़ जाती है, तत्परता बढ़ जाती है और थकान कम हो जाती है। साइड इफेक्ट क्या है, इसकी अधिक मात्रा से पेट में दर्द होना, दस्त होना, शरीर में पानी की कमी, बेचैनी, तनाव, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द,
उच्च रक्तचाप, मानसिक तनाव का बढ़ जाना, पैल्पिटेशंस अर्थात घबराहट, और सोने और जागने के पैटर्न में गड़बड़ी हो जाना, ये सब होता है। भाई कैफीन की वजह से जब आपको नींद आनी चाहिए, जब नींद आएगी नहीं, जब उसका असर कम होगा तब नींद आएगी आपको। तो मतलब जब सोना चाहिए तब जाग रहे होगे, जब जागना चाहिए तब सो रहे होगे, पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। फिर देखिए निकोटीन, यह भी एक उत्तेजक होता है और इसका प्रयोग करने वालों को कुछ समय के लिए तनाव से मुक्ति देता है। यह विशेषकर तंबाकू के पौधों से प्राप्त होता है, परंतु यह चाय में भी पाया जाता है। इसलिए लोग रिलैक्स करने के लिए अक्सर चाय और सिगरेट का प्रयोग करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके? इसका प्रयोग आपको आदी बना देगा, रेगुलर नहीं मिलेगा तो सिर में दर्द, तकलीफ, बेचैनी। इसका प्रयोग करने से रक्तचाप बढ़ जाता है, जिससे धमनियों में रक्त के थक्के जमने लगते हैं, जो आर्टरीज हैं उसमें ब्लड क्लॉट होने लगेगा। इसके कारण धमनियों की दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, ब्लॉकेज हो जाती है। ये वाडा द्वारा प्रतिबंधित है। फिर है अल्कोहल। इसको प्राप्त करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे हैं। कोई अंगूर से बना रहा है, तो कोई चावल से बना रहा है, तो कोई संतरे से बना रहा है, कोई गन्ने के रस से बना रहा है, बहुत तरीके हैं। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और प्रतिक्रिया समय को बढ़ा देता है। समझना, जिसका प्रतिक्रिया समय जितना कम, वो उतना ही बेहतरीन खिलाड़ी। पर दारू पीने से प्रतिक्रिया समय बढ़ जाएगा। एक आदमी का नॉर्मल रिएक्शन टाइम 0.10 सेकेंड या 0.16 सेकेंड होता है, और दारू पीने के बाद प्रतिक्रिया समय बढ़कर 3 सेकेंड तक पहुंच जाता है। तो मतलब कहाँ वो किसी चीज़ को सुनकर या देखकर 0.10 सेकेंड या 0.16 सेकेंड में समझकर प्रतिक्रिया कर सकता है, वहीं दारू की ओवरडोज होने के बाद सुन के देख के प्रतिक्रिया करने में उसे 3 सेकेंड का समय लग रहा है। सोचो, एक व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता को कम कर देता है, ये उसके शरीर के संतुलन को बिगाड़ देता है। इसलिए इसका उपयोग करके प्रतियोगिता में भाग लेना बेवकूफ़ी है। ये वाडा द्वारा प्रतिबंधित है। अगला है नारकोटिक्स। इसे एनाल्जेसिक्स भी कहा जाता है। एनाल्जेसिक टैबलेट्स आपने खूब खाई होंगी, ब्रूफेन या फिर नीमोस्लाइड, डाइक्लोफिनैक, ये सभी नॉर्मली घर में खाई होंगी आपने। ये पॉपी प्लांट अर्थात अफीम के पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसे ओपियम भी कहते हैं, ओपियम मतलब अफीम। उदाहरण है इसके मॉर्फिन, डायमॉर्फिन, हशिश, हेरोइन, पैथिडीन आदि। मेडिकल यूज़ क्या है? इसका प्रयोग दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। मतलब समझ रहे हो, मॉर्फिन के इंजेक्शंस फौजियों के पास, आतंकवादियों के पास होता ही होता है। गोली लग गई है, दर्द हद से ज़्यादा हो रहा है, एक इंजेक्शन मॉर्फिन का लो, उससे क्या होगा? दर्द खत्म हो जाएगा शरीर में। एनाल्जेसिक है ना, पेन किलर काम करता है, बहुत हैवी डोज होता है मॉर्फिन का या हेरोइन का, जो भी है। तो अक्सर फौजियों के पास या फिर आतंकवादियों के पास ये इंजेक्शन्स होते ही हैं। मेडिकल यूज़ तो है ही इसका, दर्द कम करने के लिए। प्रदर्शन पर प्रभाव क्या पड़ता है? इसका प्रदर्शन पर कोई एर्गोजेनिक प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब कोई प्रदर्शन बढ़ाने वाला प्रभाव नहीं है। बल्कि एथलीट इसका प्रयोग चोट लगने पर, मतलब चोट लग गई है उसके बाद दर्द से राहत पाने के लिए करता है। मतलब चोट लगी हुई है, खेलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन वो क्या करेगा? इंजेक्शन ले लेगा नारकोटिक्स का, और उसके बाद ग्राउंड पे उतर जाएगा। भाई दर्द, उस जगह का दर्द तो खत्म हो गया, लेकिन शरीर तो साथ देगा नहीं ना इतना। अब पता चला वो ग्राउंड पे खेलने उतरा है, खेल रहा है, और खेलते समय कोई और दुर्घटना हो गई, मर गया वहीं पर। स्पोर्ट्स बदनाम, सारी फेडरेशन बदनाम। इसीलिए बैन होता है। इसीलिए एथलीट को इसका प्रयोग करके प्रतियोगिता में भाग लेने की इजाज़त नहीं है, लेकिन बिना प्रतियोगिता के या प्रतियोगिता के बाद इसका प्रयोग किया जा सकता है। साइड इफ़ेक्ट क्या है इसके? इसके प्रयोग से उल्टी, चक्कर आना, नींद ना आना, हाइपोटेंशन अर्थात रक्तचाप का कम हो जाना आदि, और इसकी आदत पड़ जाना, ये भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में है। ये सभी संभव है। फिर है कैनाबिनॉइड्स। ये मैरिजुआना अर्थात भांग और गांजा के पौधे से प्राप्त होता है। इसमें एक खास पदार्थ TCH, टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल पाया जाता है, जिसमें साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, अर्थात मनो उत्तेजक विशेषताएं होती हैं। या फेफड़ों में बहुत तेजी से सोख लिया जाता है, देखते हो ना गांजा पीने वाले को, लगा कर चिलम और फूंक लेते हैं।
क्या है ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसका प्रभाव 20 मिनट से लेकर 4 से 6 घंटे तक रहता है। कैनाबिनॉइड्स कभी कभी प्रयोग करने वाले व्यक्ति के शरीर में 1 हफ्ते तक जांचा जा सकता है, परंतु इसके नियमित उपयोग करने वाले के शरीर में कई हफ्तों के बाद भी जांचा जा सकता है। और मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा सबसे लेट तक किसे जांचा जा सकता है? स्टेरॉइड्स को, टेस्टोस्टेरोन वगैरह को। ये 18-18 महीनों तक शरीर में जांचे जा सकते हैं। मेडिकल यूज़ क्या है इसका? इसका चिकित्सा के क्षेत्र में कोई खासा उपयोग होता नहीं, लेकिन तब भी इसका प्रयोग किसी दर्द के लक्षण को कम करने के लिए किया जाता है। भाई किसी स्थिति में अगर दर्द है, उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जा सकता है कि भाई दर्द कम हो जाए। प्रदर्शन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? इसका प्रदर्शन पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि डिटर्मिनर्स अर्थात हानिकारक प्रभाव हो सकता है। लंबे उपयोग के कारण इससे व्यक्ति में अमोटिवेशनल सिंड्रोम अर्थात नकारात्मक भाव उत्पन्न हो सकते हैं। उसका लक्ष्य खराब हो सकता है और सफलता की आशा खत्म हो सकती है। कैनाबिनॉइड की दर्द मारक क्षमता की वजह से इसे प्रतियोगिताओं में प्रतिबंधित किया गया है। अगला है ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। यह एक एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेरॉइड होता है, अर्थात सूजन कम करने वाला, जो हमारे एड्रिनल ग्रंथि से उत्पन्न होता है। मेडिकल यूज क्या है इसका? इसका प्रयोग एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर, यानी कि अस्थमा और एलर्जी जैसी स्थितियों में, भाई जिसमें सूजन हो गई है फेफड़ों में या फिर श्वास नली में सूजन हो गई है, उसमें सूजन को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग अंग प्रत्यारोपण के समय इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर पर, अर्थात प्रतिरोधक क्षमता को दबाने वाले की तरह किया जाता है, ताकि हमारा शरीर अंग प्रत्यारोपण को विफल ना कर दे। अब अंग प्रत्यारोपण की बात आई है तो थोड़ा समझा दूं। जब भी कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, किसी का लीवर किसी को ट्रांसप्लांट किया गया आधा, या फिर किसी की किडनी ट्रांसप्लांट हुई, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, तो जब भी कोई ट्रांसप्लांट होता है तो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को लगता है कि भाई ये कुछ बाहरी आ गया है शरीर में। और इम्यून सिस्टम का तो काम ही है, अगर कुछ बाहरी आया है तो उस पर अटैक करना, उसको नष्ट कर देना। और अगर कोई अंग, मतलब लीवर ट्रांसप्लांट हुआ या किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो इम्यून सिस्टम उसको अटैक करके उसको मारने की कोशिश करेगा। इसीलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट से थोड़ा पहले और ट्रांसप्लांट के बाद तक भी इम्यूनोसप्रेसेंट यानी कि ऐसी दवाइयों का प्रयोग करते रहते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को बिल्कुल दाब दे, इम्यून सिस्टम को बिल्कुल ना के बराबर कर दे, ख़त्म सा कर दे, ताकि वो उस अंग को नष्ट ना करे और ऑर्गन ट्रांसप्लांट विफल ना हो जाए। इसीलिए किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है ना, तो डॉक्टर उसको हर 6 महीने बाद, 1 साल बाद बुला बुला करके चेक करते रहते हैं, रेगुलरली चेकअप करना होता है, ताकि ये देखते रहें कि भाई कहीं इम्यून सिस्टम ने उसको पकड़ तो नहीं लिया, इम्यून सिस्टम उस अंग को बाहरी समझ के अटैक तो करने नहीं लगा, उस पर कुछ नष्ट तो नहीं कर रहा। समझे? नुकसान तो है ही कि भाई आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल दबा दिया गया है, तो उस समय आपको दूसरे कई प्रकार की बीमारियां होने की क्षमता है, कुछ भी आपके लिए खतरनाक है। लेकिन क्या करें, अंग प्रत्यारोपण किया है तो उसे भी बचाना ज़रूरी है। ठीक है, प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका? इसके अधिक डोज से कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, मतलब जो हृदय से रक्त पंप होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। मूड अच्छा हो जाता है। यूफोरिया अर्थात खुशी और उत्तेजना का एहसास होता है और मोटर क्रियाएं बढ़ जाती हैं। साइड इफेक्ट क्या है? इसके प्रयोग से कशिन सिंड्रोम अर्थात शरीर में कॉर्टिसोल लेवल के बढ़ने से बीएमआई खराब हो जाता है। अधिक मात्रा में कॉर्टिसोल लेवल होगा तो क्या होगा, यह अभी पीछे समझाया आपको। और अगर पीछे भी समझ में ना आया हो तो एंडोक्राइन सिस्टम जाके पढ़िए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। इसके प्रयोग से इम्यूनोसप्रेशन, यानी अभी बताया मैंने ऊपर, हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाना शरीर में, हड्डियों का घनत्व कम हो जाना, एड्रिनल ग्रंथि का ठीक से काम ना करना, वजन बढ़ जाना, मांसपेशियों का टूटना, मासिक धर्म में अनियमितता और ओव्यूलेशन के बंद हो जाने जैसी प्रतिक्रियाएं होती हैं। अगला है ईपीओ अर्थात एरिथ्रोपोइटिन। ये शरीर में पाए जाने वाला एक प्राकृतिक हार्मोन है जो किडनी से उत्पन्न होता है। इसका काम है शरीर में आरबीसी के उत्पादन को नियंत्रित करना। ईपीओ का प्रयोग सन 1980 से शुरू हुआ, जो कि ब्लड डोपिंग का एक साफ और तेज विकल्प था। मतलब ब्लड डोपिंग ना करके ईपीओ का प्रयोग करते थे। ब्लड डोपिंग के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो रहे थे,
भाई खून का थक्का जम जाना, हार्ट अटैक होने की संभावना या दूसरे की बीमारी खुद के शरीर में आ जाना, ये सब ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए ईपीओ का प्रयोग किया जाने लगा। ईपीओ का इंजेक्शन लो शरीर में और शरीर में आरबीसी की मात्रा अपने आप बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। ईपीओ शरीर में नॉर्मली भी काम करता है, हमारा शरीर खुद भी, तो ये क्या है, ईपीओ प्राकृतिक हार्मोन है, किडनी से पैदा हो रहा है, तो किडनी से भी पैदा होता है। ये मैंने आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके पढ़िए। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के 10 पार्ट्स हैं, उसमें एक पार्ट में है कि किस तरीके से जब हाइट पे ट्रेनिंग होती है तो शरीर में ईपीओ कैसे काम करता है। ठीक है, तो ईपीओ ब्लड डोपिंग का एक तेज विकल्प था, पर इसका टेस्ट सन 2000 से संभव हो पाया है। ब्लड और यूरिन दोनों सैंपलों का प्रयोग करके ईपीओ की जांच की जाती है। मेडिकल यूज क्या है, इसका प्रयोग विभिन्न रोगों के इलाज में किया जाता है, जैसे अनीमिया के इलाज में, किडनी फेल होने पर, कैंसर, एचआईवी या सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद की स्थिति में, ताकि रक्त चढ़ाने की आवश्यकता कम से कम हो, उस कंडीशन में ईपीओ का प्रयोग किया जाता है। परफॉर्मेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ईपीओ बोन मैरो को टारगेट करता है ताकि अधिक से अधिक आरबीसी का उत्पादन हो सके, और अधिक आरबीसी का मतलब अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन, और अधिक हीमोग्लोबिन का मतलब अधिक ऑक्सीजन ढोने की क्षमता। इसका प्रयोग विशेषकर एंडोरेंस एथलीट करते हैं ताकि उनके शरीर में एरोबिक ऊर्जा तंत्र, जो भी एरोबिक ऊर्जा पे काम करते हैं ना, लंबे एथलीट, मैराथन, क्रॉस कंट्री वाले, इनका एरोबिक ऊर्जा तंत्र लंबे समय तक काम करे और एनरोबिक ऊर्जा तंत्र का कम से कम उपयोग हो, इसलिए ईपीओ का प्रयोग किया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके प्रयोग से रक्त का गाढ़ा हो जाना, बुखार आना, दौरे पड़ना, सिर दर्द, तनाव आदि हो सकता है। अगला है बारबिचुरेट्स, जिनको हम ट्रांकुलाइजर्स भी कहते हैं या सिडेटिव पिल्स या स्लीपिंग पिल्स भी कहते हैं। आपने स्लीपिंग पिल्स यानी नींद की गोली का नाम सुना होगा और ट्रांकुलाइजर्स का नाम सुना होगा। ट्रांकुलाइजर का सुना है कि नहीं सुना, पर शायद सुना होगा, हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा, अपने यहाँ भी मूवीज़ में देखा होगा। ये डांट मारते हैं ना, पुलिस वालों के पास होती है बंदूक, उसमें ट्रांकुलाइजर्स लगा करके और शूट करते हैं, जिसको ये ट्रांकुलाइजर लगता है वो बेहोश हो जाता है तुरंत। जानवरों को बेहोश करने के लिए प्रयोग करते हैं, इंसानों को बेहोश करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इनका प्रयोग उत्तेजना और चिड़चिड़ापन को कम करके शरीर को शांत करने के लिए किया जाता है। इसके थोड़ी मात्रा से ही बहुत शांतिपूर्ण प्रभाव होता है और आसानी से नींद आ जाती है। अगला है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका प्रयोग खिलाड़ी ट्रेनिंग में बने लैक्टिक एसिड को खत्म करने के लिए करता है। भाई बहुत हैवी ट्रेनिंग करी है और ट्रेनिंग करने के बाद शरीर में बहुत लैक्टिक एसिड जमा हो गया है, 2 दिन तक शरीर दुखेगा, थकान रहेगी, तो उसको फटाफट ख़त्म करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करता है। यह सभी पदार्थ वाडा द्वारा प्रतिबंधित हैं, किसी न किसी खेल प्रतियोगिता में प्रतिबंधित हैं, पर प्रतिबंधित हैं। अगला है ड्रग्स टेस्टिंग इन स्पोर्ट्स। देखो स्पोर्ट्स में ड्रग्स टेस्टिंग कैसे की जाती है। देखिए, एक एथलीट को ड्रग टेस्टिंग के लिए प्रतियोगिता से पहले या प्रतियोगिता के बीच में या प्रतियोगिता के बाद कभी भी बुलाया जा सकता है। प्रतियोगिता के समय कुछ स्पोर्ट्स में सिर्फ जीतने वाली टीम या टॉप 3 कॉम्पिटिटर्स का टेस्ट किया जाता है, और कुछ स्पोर्ट्स में सभी कॉम्पिटिटर्स में से रैंडमली किसी को भी चुन लिया जाता है या पूरी की पूरी टीम का डोप टेस्ट किया जा सकता है। ज़्यादातर डोप टेस्ट यूरिन सैंपल से किए जाते हैं। ड्रग टेस्टिंग के लिए बुलाए जाने पर एथलीट को अपने कोच या टीम डॉक्टर के साथ आना होता है ताकि यह पुष्टि हो सके कि टेस्ट नियमानुसार हुए हैं। समझे, एथलीट द्वारा सेम जेंडर, यानी कि महिला है तो महिला और पुरुष है तो पुरुष, सेम जेंडर के ऑफिशियल की मौजूदगी में सैंपल लेकर 2 छोटी शीशियों में रखकर सील कर दिया जाता है और उनके ऊपर कोड नंबर डाल दिया जाता है ताकि बिल्कुल सही रहे, सटीक जिसका है उसी को मिले। पेपर का कार्य पूरा किया जाता है ताकि सही एथलीट को सही रिजल्ट मिल सके। सैंपल देने के बाद एथलीट को पिछले 1 हफ्ते का सारा मेडिसिन सप्लीमेंट और डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई सभी दवाइयों का ब्यौरा देना होता है। यदि एथलीट ने कोई भी प्रतिबंधित पदार्थ का प्रयोग किया है तो उसके पास TUE यानी कि थेराप्यूटिक यूज एग्जेम्पशन होना चाहिए। अभी बताया था आपको शुरुआत में मैंने पार्ट 1 में। सैंपल को लैब में भेजा जाता है जहां सैंपल की गैस क्रोमेटोग्राफी और मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये 2 तरीके हैं, याद होने चाहिए।
इन दोनों तरीकों से सैंपल का टेस्ट किया जाता है। अगर सैंपल पॉजिटिव आता है तो दूसरे सैंपल को खोलने से पहले एथलीट को सूचित किया जाता है, उसको बुलाया जाता है, उसके सामने उसकी मौजूदगी में अगर दूसरा सैंपल भी पॉजिटिव आता है तो उससे संबंधित खेल संगठन को सूचित किया जाता है, जिसका दायित्व है कि उस खिलाड़ी को उचित दंड दे। ब्लड टेस्टिंग, इसका उपयोग ईपीओ या आर्टिफिशियल ऑक्सीजन कैरियर्स का टेस्ट करने के लिए होता है। अभी ऊपर पढ़ा है आपको मैंने। इसमें ब्लड काउंट अर्थात रक्त की मात्रा की गिनती या हेमेटोक्रिट अर्थात आरबीसी की रक्त में प्रतिशतता नापी जाती है। हेमेटोक्रिट टेस्ट या इसको पैकेट सेल वॉल्यूम टेस्ट भी कहते हैं, इसको करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन तरीके का प्रयोग किया जाता है। मथनी मथनी होती है, जैसे घर में मक्खन में से घी निकालते हैं ना, बीच में मथनी लगा के, उसी तरीके से हेमेटोक्रिट टेस्ट किया जाता है। सामान्य तौर पर पुरुष में 47% और महिला में 42% आरबीसी की मात्रा होती है। इस अनुपात में गड़बड़ी होने पर खिलाड़ी को डोपिंग के स्तर पर रखा जाता है। इसके बाद और मतलब खिलाड़ी का यूरिन टेस्ट करके डोपिंग की पुष्टि की जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपको अभी तक सिखाया वो आप सीख गए होंगे। ड्रग्स एंड डोपिंग के बारे में आपको बेसिक नॉलेज हो गई होगी और आप समझ गए होंगे कि क्यों ड्रग्स या डोपिंग करना शरीर के सेहत के लिए ठीक नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए। और मान लो आप कर लेते हो थोड़ी मात्रा में और सेहत आपकी ज़्यादा नहीं भी बिगड़ती है तो भी आप बैन हो जाओगे। कितने ही खिलाड़ी ऐसे हैं हमारे देश में भी जो बैन हुए हैं और विदेशों में भी बैन हुए हैं। 3 साल, 5 साल, 10 साल, आजीवन, तरह तरह के दंड हैं। तो इसीलिए डोपिंग नहीं करना चाहिए। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, सीखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।